हेलो फ्रेंड्स, बी एफ जो स्पेशल कोर्स की फोर्थ क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं आज। और फोर्थ क्लास के अंदर हम जो है हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग जो है हम रन कर रहे हैं। और साइकेट्रिक नर्सिंग की हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, कुछ टर्मिनोलॉजी और इसके बाद हमने माइंड्स के बारे में, माइंड के कंपोनेंट पढ़ने शुरू कर दिए हैं। माइंड के फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे और पहला कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे परसेप्शन। क्या था परसेप्शन, कैसे होता है, क्या परसेप्शन का डेफिनेशन था, वो सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। हम जो है इस वीडियो में डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन और उसके साथ साथ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। व्हाट इज डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन के डिसऑर्डर क्या है। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन की, परसेप्शन के डिसऑर्डर क्या क्या रहते हैं। तो परसेप्शन के डिसऑर्डर की बात करें तो परसेप्शन की वजह से अगर परसेप्शन में प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से 2 तरीके के डिसऑर्डर हो सकते हैं। एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन, और दूसरा जो रहता है इल्यूजन। तो 2 तरीके के डिसऑर्डर होंगे हेल्यूसिनेशन की परसेप्शन में प्रॉब्लम की वजह से। नंबर 1 इज हेल्यूसिनेशन एंड नंबर 2 इज इल्यूजन। व्हाट इज हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन क्या होता है। अगर ऐसी बात करें तो हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि कोई जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो अगर एब्सेंट हो और एब्सेंस होने की प्रेजेंस में एब्सेंट होने के बाद भी हमें क्या है वो अगर प्रेजेंट फील हो, हमें उसकी प्रेजेंस दिखाई दे, दिस इज नोन एज हेल्यूसिनेशन। और अगर हम कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट है पर उसको गलत परसीव कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इल्यूजन। तो यानी कि क्या आप बोल सकते हो कि हेल्यूसिनेशन इज फॉल्स परसेप्शन। हेल्यूसिनेशन क्या है, फॉल्स परसेप्शन है, फॉल्स परसेप्शन। और इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन रहता है कि परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई in absence of any stimuli। क्या होना, परसेप्शन होना किसका, स्टिमुलाई का। किसकी कब, जब स्टिमुलाई एब्सेंट है, या मैं कह सकता हूँ जब एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई एब्सेंट है और उसके एब्सेंट होने के बाद भी हमें परसीव हो रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ है, दिस इज नोन एज हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो टाइप है वो क्या है, इल्यूजन। और इल्यूजन को आप क्या बोल सकते हैं, तो इल्यूजन का मतलब है कि हमें क्या हो रहा है, कोई रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है। इल्यूजन इज रॉन्ग परसेप्शन, इल्यूजन इज रॉन्ग परसेप्शन। और रॉन्ग परसेप्शन क्या, तो क्या है कि किसी पर्सन को क्या हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए। क्या हो जाए, मिस इंटरप्रिटेशन। हमने कहा था इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो इंटरप्रिटेशन हमने कहा था क्या था, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। हमने कहा था इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रेट करना। क्या कि कोई भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई से क्या होना, सेंसरी इम्पल्स आना। क्या आना, सेंसरी इम्पल्स। और वो कहाँ जाना, ब्रेन के अंदर। और फिर उन दोनों में क्या करना, कंपैरिजन करके पता लगाना कि ये क्या है, कंपैरिजन करना। और फिर उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। दिस इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो क्या हो, इल्यूजन का मतलब है मिस इंटरप्रिटेशन। क्या, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेजेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। प्रेजेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मिस इंटरप्रिटेशन होना क्या है, इल्यूजन कहलाता है, यानी कि रॉन्ग परसेप्शन। और हेल्यूसिनेशन इज फॉल्स परसेप्शन। क्या होना, स्टिमुलाई का जो है बिना प्रेजेंस के भी हमें क्या होना, फील होना, दिस इज नोन एज हेल्यूसिनेशन।
अब हम बात करते हैं कि हेल्यूसिनेशन जो है वो कौन कौन से टाइप का हो सकता है। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन। टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, व्हाट इज टाइप, कौन कौन से टाइप के हेल्यूसिनेशन हो सकते हैं। तो हेल्यूसिनेशन जो है वो काफ़ी टाइप के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें वन बाय वन, तो सबसे पहले जो है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, एक नंबर पे क्या आता है हमारा, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन क्या होता है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो हमारे पास, हम जब परसेप्शन पढ़ना शुरू किया था, तो सबसे पहला हमारा क्या है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। क्या है ऑडिटरी, ऑडिटरी वर्ड का मतलब है सुनने से, है ना। हमने ऑडिटरी परसेप्शन सुना, पढ़ा था, और हमने कहा था ऑडिटरी परसेप्शन क्या होता है। तो ऑडिटरी परसेप्शन का मतलब क्या था, परसीव करना, क्या, वॉइस को, है ना। और ये किसकी वजह से हुआ था, ईयर की। और अगर क्या हो कि हमें क्या है, हमने कहा हेल्यूसिनेशन क्या है, तो हेल्यूसिनेशन का मतलब था कि बिना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हमें क्या होना, जो है फीलिंग आना, एक्सटर्नल स्टिमुलस के ना होने के बाद भी हमें ऐसे लगे कि वहाँ प्रेजेंट है कुछ। तो उसी तरीके से कि वॉइस तो जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंस ऑफ वॉइस। बट हमें क्या है, कोई अलग से वॉइस सुनाई देती है। वॉइस क्या है, हमें लगता है कि वॉइस क्या है, प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन है कि सेंस ऑफ वॉइस, क्या, सेंस ऑफ वॉइस या साउंड इन द absence of, in the absence of sound, क्या होना, वॉइस का या साउंड का सेंस होना, किसकी प्रेजेंस में, बिना किसी साउंड के, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, जैसे डिप्रेशन वाला पेशेंट है, डिप्रेशन में, मैनिया के पेशेंट में, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में। तो इन पेशेंट्स के अंदर हमें क्या होता है, ये देखने को मिलता है। तो पहला हमारा टाइप है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, और हमने कहा कि बिना किसी साउंड के भी हमें साउंड का आभास होना, फीलिंग आना, दिस इज नोन एज ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। और ये डिप्रेशन, मैनिया और स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। दूसरे टाइप का हेल्यूसिनेशन जो रहता है वो हमारा रहता है विजुअल हेल्यूसिनेशन। सेकंड वन इज विजुअल हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है विजुअल हेल्यूसिनेशन। क्या होता है विजुअल हेल्यूसिनेशन, उससे पहले अगर बात करें तो जो हमने अभी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में पढ़ा, अगर आपको पूछा जाए कि कोई पेशेंट है, अगर आपको पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप का हेल्यूसिनेशन कौन सा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, और किसमें, अगर आपको पूछे कि फंक्शनल साइकोसिस में, किसमें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन इन फंक्शनल साइकोसिस, तो आप बोलेंगे वो क्या है, वो है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। अगर आपको बोले कि मेंटल पेशेंट में मोस्ट कॉमन टाइप का हेल्यूसिनेशन कौन सा है, अगर आपको पूछे साइकेट्रिक पेशेंट्स के अंदर, अगर आपको जो है और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन इन साइकेट्रिक पेशेंट, तो आप बताएंगे क्या है, तो वो भी कौन है, ऑडिटरी। अगर आपको पूछे कि साइकेट्रिक पेशेंट में, मेंटल पेशेंट में, मेंटली इल पेशेंट में मोस्ट कॉमन टाइप का हेल्यूसिनेशन कौन है, आपने बताना है ऑडिटरी। अगर आपको बोला जाए फंक्शनल साइकोसिस में मोस्ट कॉमन टाइप का हेल्यूसिनेशन कौन है, तो आपने बोलना है ऑडिटरी, है ना। नेक्स्ट हमारा दूसरा हेल्यूसिनेशन है विजुअल हेल्यूसिनेशन। कौन, विजुअल हेल्यूसिनेशन। और विजुअल हेल्यूसिनेशन क्या है, तो ये कहाँ देखने मिलता है, तो ये जो ऑर्गेनिक साइकोसिस की कंडीशन है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये, तो ये सीन इन
seen in organic psychosis. ऑर्गेनिक साइकोसिस, और ऑर्गेनिक साइकोसिस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? तो आपका डेलीरियम है, आपका डिमेंशिया है, डेलीरियम एंड डिमेंशिया बोथ आर कम्स अंडर ऑर्गेनिक साइकोसिस। तो अगर आपको पूछे ऑर्गेनिक साइकोसिस में कौन से टाइप का हेलुसिनेशन है, आप बोलेंगे विजुअल हेल्यूसिनेशन। कौन सा हेल्यूसिनेशन? विजुअल हेल्यूसिनेशन। अगर आपको बोले कि जो है सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, अगर आपको क्या बोले सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन किसमें? इन फंक्शनल साइकोसिस। तो आपने किसका नाम ले देना है? आपने बता देना है कि सेकंड मोस्ट कॉमन जो हेल्यूसिनेशन है फंक्शनल साइकोसिस में, वो कौन है? वो विजुअल हेल्यूसिनेशन है। कौन है? विजुअल हेल्यूसिनेशन है। और विजुअल हेल्यूसिनेशन है क्या? तो विजुअल हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि क्या? परसीविंग ऑफ ऑब्जेक्ट, परसीविंग ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सीन, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट सीन इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के एब्सेंट होने की कंडीशन में या किसी भी स्टिमुलाई के एब्सेंट होने की कंडीशन में भी हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट परसीव हो रहा है, दिख रहा है, दिस इज नोन एज विजुअल हेल्यूसिनेशन। उसी को तो क्या बोला? विजुअल हेल्यूसिनेशन बोला। नेक्स्ट थर्ड टाइप का हेल्यूसिनेशन, और दिस इज नोन एज टैक्टाइल या हैप्टिक हेल्यूसिनेशन। थर्ड हमारा हेल्यूसिनेशन है, और कौन सा? टैक्टाइल या हैप्टिक हेल्यूसिनेशन। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन या हैप्टिक हेल्यूसिनेशन। और क्या होता है टैक्टाइल या हैप्टिक? तो टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन क्या है? तो हमें क्या है कि क्या हो, विदाउट एनी मूवमेंट person feel movement on his body, on his या हर बॉडी, बिना किसी मूवमेंट के पर्सन फील कर रहा है कि उसकी बॉडी के ऊपर क्या हो रहे हैं? मूवमेंट हो रहे हैं। एग्जाम्पल, क्या पर्सन है, उसको क्या लग रहा है कि मेरे शरीर के ऊपर, मेरी स्किन के ऊपर क्या चल रहा है? कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? कोई कीड़े मकोड़े, यानी कि लाइस क्रेवलिंग ऑन द स्किन। अगर पर्सन बोल रहा है कि मेरी बॉडी के ऊपर क्या क्रेवल कर रहा है? लाइस क्रेवलिंग ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर लाइस का क्रेवल करना, दिस इज टैक्टाइल या हैप्टिक हेल्यूसिनेशन। वो क्या है? टैक्टाइल बोलो या हैप्टिक टाइप का हेल्यूसिनेशन है कि नहीं? है ना? और ये कहाँ देखने मिलता है? तो हैप्टिक या टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन मोस्ट कॉमनली, क्या? मोस्ट कॉमनली सीन इन कोकेन अब्यूजर। जो लोग कोकेन लेते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमनली देखा जाने वाला हेल्यूसिनेशन है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कोकेन अब्यूजर के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का हेल्यूसिनेशन कौन सा है, तो आपने बता देना है कौन है, कौन सा है? वो है हैप्टिक या टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। फोर्थ हमारा है, फोर्थ कौन सा है? ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन। अरे कौन सा हेल्यूसिनेशन? ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन, ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन। ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन। और ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन कहाँ देखने मिलता है? तो क्या होता है ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन? विदाउट एनी स्मेल पर्सन परसीव स्मेल, दिस इज ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन। और ये कहाँ देखने मिलता है? तो मैं एग्जांपल की बात करूं, ओराफेज, क्या?
ओरा फेज क्या है? ओरा फेज, तो ओरा फेज इज ए स्टेज ऑफ सीजर। क्या है ये सीजर एक्टिविटी का स्टेज ऑफ सीजर एक्टिविटी। और सीजर कौन सा? तो मेनली टोनिक क्लोनिक सीजर। कौन सा सीजर? टोनिक क्लोनिक सीजर। क्या होता है टोनिक क्लोनिक सीजर? इस टोनिक क्लोनिक सीजर की कितनी फेज होती है? तो टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर 3 फेज होती है। कितनी फेज? 3 फेज होती है। एक होता है प्री इक्टल स्टेज। कौन सी स्टेज? प्री इक्टल स्टेज। एक होता है इक्टल स्टेज। कौन सा स्टेज? इक्टल स्टेज। और एक होता है पोस्ट इक्टल स्टेज। कौन सी स्टेज? पोस्ट इक्टल स्टेज। 3 तरीके की स्टेज होती है, प्री इक्टल, इक्टल एंड पोस्ट इक्टल। और ये प्री इक्टल जो है इसमें 2 स्टेजेस चलती है। एक चलता है प्रोड्रोमल फेज। कौन सा फेज? प्रोड्रोमल फेज। और दूसरा फेज है ओरा फेज। कौन सा फेज? ओरा फेज। वहीं अगर मैं इक्टल की बात करूं तो एक होता है टोनिक फेज। कौन सा फेज? टोनिक फेज। और दूसरा फेज इज क्लोनिक फेज। और जो है पोस्ट इक्टल, और इसी को क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं रिकवरी फेज। क्या बोल देते हैं? रिकवरी फेज। अब ये प्रोड्रोमल फेज जो है इसको हम बोलते हैं कि यहाँ क्या होते हैं? न्यूरॉन प्रिपेयर होते हैं। प्रिपेयर न्यूरॉन किसके लिए? फॉर एक्ट ऑफ सीजर। अरे न्यूरॉन सीजर के एक्ट के लिए तैयार हो रहते हैं भाई, है ना। सीजर के लिए तैयार हो रहे हैं न्यूरॉन, सीजर के एक्ट में जाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। और ये विद इन मिली सेकेंड्स का टाइम लेती है। और जो ओरा फेज है, ओरा फेज इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में क्या होता है? तो इन दिस पर्सन फील एनी स्मेल without presence before seizure act of seizure। अरे क्या भाई, ओरा फेज, इस फेज में पर्सन क्या फील करता है? कोई ऐसी स्मेल परसीव करता है, जबकि ऐसी स्मेल वहां नहीं होती है। कब? सीजर के एक्ट से पहले। दिस इज नोन एज ओरा फेज। ये क्या है? ओरा फेज। और पर्सन में तुरंत क्या हो जाता है? सीजर का एक्ट आ जाता है। तो ये क्या है? दिस इज ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन। और अगर आपको बोल दिया जाए कि ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन सीन इन, आपको पूछा जाए ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन सीन इन, तो ये किस में देखने मिलता है? तो इट इज सीन इन एपिलेप्टिक पेशेंट। जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशन सीन इन एपिलेप्टिक पेशेंट्स। नेक्स्ट हमारा रहता है 5th नंबर, और दिस इज गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट हेल्यूसिनेशन का नाम क्या है? नेक्स्ट इज गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन क्या है? गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, तो गस्ट्रेटरी हमने कहा था किससे रिलेटेड है? टेस्ट से। किससे? गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन क्या है? गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन, तो अगर आपको बोले कि गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन क्या है, तो यानी कि बिना कोई टेस्ट के हमें क्या होना? टेस्ट का आभास होना। पर्सन क्या करेगा? परसीव एनी टाइप ऑफ टेस्ट, perceive any type of test without presence of test। पर्सन क्या करेगा? पर्सन को टेस्ट का आभास होता रहता है बिना किसी प्रेजेंस के, है ना। टेस्ट वहां होता ही नहीं है, जबकि उसको ऐसे लगता है कि कोई ना कोई स्वाद जो उसको आता रहता है। ऐसा जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हमने बोला गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। क्या बोला? गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन बोला। और गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन कहाँ देखने मिलता है? तो अगर आपको पूछा जाए तो आपने बताना है मोस्ट कॉमनली सीन इन, किस में देखने को मिलता है? तो जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है, सीन इन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है? पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्ट कॉमनली कौन सा हेल्यूसिनेशन है? तो गस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। इसके अलावा जो है
कहाँ देखने को मिलता है ये? सीन इन टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। अगर आपको पूछे कि टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में कौन सा हेलुसिनेशन होता है, तो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में कौन सा हेलुसिनेशन है? आपका गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। सीन इन टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में क्या होता है? गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन, उनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल सकता है? गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। वायरल इन्फेक्शन में भी होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि आपका क्या है, जैसे पर्सन को क्या हो रखा है? कोविड हो गया है। कोविड के अंदर पर्सन को टेस्ट नहीं आता था, है ना? मलेरिया, प्लाज्मोडियम लार्वाई के द्वारा होता है मलेरिया के इन्फेक्शन के अंदर। इसके अलावा टाइफाइड है ना? तो इनमें क्या होता है? पर्सन को टेस्ट का फीलिंग नहीं आता है। पर्सन को क्या नहीं आती है? टेस्ट की फीलिंग नहीं होती है। तो गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन कहाँ देखने को मिलता है? गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली सीन इन पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया में होता है। नेक्स्ट एक होता है सोमेटिक हेलुसिनेशन। एक स्पेसिफिक टाइप का हेलुसिनेशन है जिसको नाम दिया सोमेटिक हेलुसिनेशन। क्या नाम दिया? सोमेटिक हेलुसिनेशन। व्हाट इज सोमेटिक हेलुसिनेशन? ये एक नया नाम आ गया हमारे सामने कि ये सोमेटिक हेलुसिनेशन क्या होता है। तो सोमेटिक हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर इनर ऑर्गन है, हमारी बॉडी के जो इनर ऑर्गन है, इनर ऑर्गन ऑफ बॉडी या डीप ऑर्गन जो है, इनर ऑर्गन या जो डीप ऑर्गन है, उनके अंदर क्या होना, उनमें क्या होना है? बिना कोई किसी प्रेजेंस के, है ना, विदाउट एनी प्रेजेंस क्या होती है? फीलिंग ऑफ मूवमेंट। क्या होता है? उसको फीलिंग होती है या परसीव होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हमने बोला सोमेटिक हेलुसिनेशन। क्या बोला? सोमेटिक हेलुसिनेशन। और सोमेटिक हेलुसिनेशन का एग्जांपल क्या है? तो सोमेटिक हेलुसिनेशन का एग्जांपल है कि कोई पर्सन बोल रहा है कि स्नैक इनसाइड माय एब्डोमेन, कि मेरे पेट में क्या चला गया है? सांप घुस गया है। अरे मेरे पेट में सांप है, देखो देखो मेरे पेट में सांप है। दिस इज एग्जांपल ऑफ सोमेटिक हेलुसिनेशन। यानी कि पर्सन जो है इनर बॉडी के अंदर अगर क्या हो रहा है, बिना किसी मूवमेंट के मूवमेंट फील करता है, दिस इज नोन एज सोमेटिक हेलुसिनेशन। अगर बॉडी से बाहर फील करे, दिस इज नोन एज काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। जैसे क्या है? बॉडी से बाहर कोई ऐसा बॉडी का पार्ट जो प्रेजेंट नहीं है, जैसे क्या कर दिया है पर्सन है, उसकी लेग को क्या किया हुआ है? एम्पुटेट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? एम्पुटेट। यानी कि वो जो है वो प्रेजेंट है ही नहीं। क्या है? वो एब्सेंट है। और अगर एब्सेंट है तो उसका पेन कैसा होगा? पर फिर भी मान लीजिए पेशेंट कह रहा है कि मुझे तो क्या हो रहा है, लोअर लेग के अंदर पेन हो रहा है, या मुझे तो मेरे लेग के थंब के ऊपर पेन हो रहा है, जबकि थंब प्रेजेंट ही नहीं है। दिस इज नोन एज काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। तो अगर बात करें काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन क्या है, तो काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन नेक्स्ट एक नया हेलुसिनेशन, और वो है काइनेस्थेटिक। और काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन क्या है? काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन क्या होता है? काइनेस्थेटिक, तो काइनेस्थेटिक यानी कि पर्सन फील मूवमेंट ऑन बॉडी ऑर्गन, इन बॉडी ऑर्गन या पार्ट, बट बॉडी पार्ट इज एब्सेंट। पर्सन क्या फील करता है? पर्सन मूवमेंट फील करता है बॉडी ऑर्गन या पार्ट के ऊपर, पर वहां पार्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। दिस इज नोन एज काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल क्या रहेगा कि पर्सन जिसको क्या है कि लेग का एम्पुटेशन हुआ है, क्या है? लोअर लेग एम्पुटेशन है। लोअर लेग क्या की हुई है? एम्पुटेशन की हुई है। और फिर पेशेंट कह रहा है कि मुझे क्या हो रहा है? पेन ऑन, पेशेंट कंप्लेन पेन ऑन
ग्रेट टो, कि मुझे तो क्या हो रहा है, मेरे पैर के अंगूठे के ऊपर पेन हो रहा है, जबकि पैर तो है ही नहीं, तो पेन होगा कहाँ से। दिस इज नोन एज काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशन, है ना, या मैं कह सकता हूँ फैंटम लिम्ब फिनोमेनन। फैंटम लिम्ब फिनोमिनन, की जो फैंटम लिम्ब फिनोमिनन है वो किसके अंडर आता है, काइनेस्थेटिक परसेप्शन के, हेल्यूसिनेशन के अंडर आता है ना। अगर आपको पूछा जाए किस में देखने मिलता है, तो ये किस में देखने मिलता है, सीन इन जो पोस्ट ऑफ पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर देखने मिलता है, पोस्ट ऑफ पेशेंट्स के अंदर, है ना, पोस्ट ऑफ पेशेंट। इसके अलावा कुछ और टाइप के हेल्यूसिनेशन भी रहते हैं। एक होता है, एक है हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन। एक क्या है, एक है हिप्नोगोगिक, हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन होता है, और एक होता है हिप्नोपोम्पिक। एक हिप्नोगोगिक है और एक है हिप्नोपोम्पिक हेल्यूसिनेशन। हिप्नोगोगिक या हिप्नोपोम्पिक हेल्यूसिनेशन क्या है, तो हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन का मतलब है कि जो हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन होता है ये सोने से जस्ट पहले होता है। अगर आपको बोले कि हिप्नोगोगिक क्या है, तो इट इज अकार अकार जस्ट बिफोर स्लीपिंग, सोने से जस्ट पहले होता है। दिस इज नोन एज हिप्नोगोगिक हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब है बिना किसी स्टिमुलाई का आभास होना, परसेप्शन होना, दिस इज हेल्यूसिनेशन। और वो हेल्यूसिनेशन कब हो रहा है, अगर बिफोर स्लीपिंग हो रहा है, दिस इज नोन एज हिप्नोगोगिक। और अगर पेशेंट को जस्ट आफ्टर अवेक हो रहा है, दिस इज नोन एज हिप्नोपोम्पिक। इट इज occur just after awaken, उठने के तुरंत बाद हो रहा है, पोम्पिक है, सोने से जस्ट पहले हो रहा है, हिप्नोगोगिक है। इसके अलावा एक होता है रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन। एक कौन सा टाइप है, एक है रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन। रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन या इसी को हम बोलते हैं सिनोस्थेसिया। क्या बोलते हैं, सिनोस्थेसिया। क्या बोलते हैं, सिनोस्थेसिया। क्या होता है सिनोस्थेसिया, तो यानी कि क्या होना, जो पर्सन है उसको क्या होना, जो जैसे क्या है, साउंड है, तो साउंड हम क्या करते हैं, साउंड या वॉइस है, इसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं, किससे, ईयर से। और कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, विजुअलाइज, किसकी वजह से, आई से। तो अगर कोई पर्सन बोले कि मुझे ऑब्जेक्ट सुनाई दे रहा है और ये आवाज दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स ऑर्गन। यानी कि सुनने का काम किसका था, सुनने का काम क्या था, कि कोई पर्सन बोल रहा है कि मैंने विजुअलाइज किया, किससे, ईयर से, और मैं सुन पा रहा हूँ मेरी आंखों की सहायता से, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन। यानी कि जिस ऑर्गन का काम था उससे ना होके अगर वो दूसरे ऑर्गन से, दूसरे सेंसरी ऑर्गन से हम परसीव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन, है ना। तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स हेल्यूसिनेशन। ये सारे के सारे क्या थे, हेल्यूसिनेशन थे। नेक्स्ट आपका पार्ट्स है और वो है इल्यूजन। नेक्स्ट वन इज इल्यूजन। नेक्स्ट क्या है, इल्यूजन। और इल्यूजन क्या होता है, तो इल्यूजन का मतलब है कि इल्यूजन क्या है, इल्यूजन हमने कहा था रॉन्ग परसेप्शन है। क्या है, अरे रॉन्ग परसेप्शन, अरे रॉन्ग परसेप्शन। क्या है, रॉन्ग परसेप्शन। और अगर आपको बोला जाए कि होता क्या इल्यूजन, तो हम पढ़ चुके हैं कि मिस इंटरप्रिटेशन, क्या, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मिस इंटरप्रिटेशन होना,
इल्यूजन कहलाता है। अरे क्या कहलाता है? इल्यूजन कहलाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप का इल्यूजन कौन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इल्यूजन, तो आपने बताना है 1 नंबर पे तो कौन है आपका? ऑडिटरी, ऑडिटरी इल्यूजन। अगर ऑडिटरी नहीं है तो सेकंड मोस्ट कॉमन कौन है? विजुअल इल्यूजन। कौन? विजुअल इल्यूजन। और अगर विजुअल भी नहीं है तो 3 नंबर पे कौन? टैक्टाइल इल्यूजन। कौन? टैक्टाइल इल्यूजन। मोस्ट कॉमन टाइप के इल्यूजन रहते हैं तीनों के तीनों। तो ये क्या है हमारा? इल्यूजन रहता है। इल्यूजन हमने कहा रॉन्ग परसेप्शन है, मिस इंटरप्रिटेशन होना रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, दिस इज नोन एज इल्यूजन। और मोस्ट कॉमन टाइप का इल्यूजन कौन है? तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज ऑडिटरी, सेकंड मोस्ट कॉमन इज विजुअल एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इज टैक्टाइल या हैप्टिक इल्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मेमोरी। क्या? मेमोरी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेमोरी। क्या होता है मेमोरी? मेमोरी होती क्या है? तो मेमोरी क्या है कि जो आपके पास डाटा होता है, क्या होता है आपके पास में जो डाटा होता है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को आप कितना याद करने की क्षमता रखते हैं, कितना उसको जो है इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने की क्षमता रखते हैं, वही तो आपका क्या है? मेमोरी है। अरे वही तो क्या है? मेमोरी है। जैसे आपका क्या है, आपका कोई नियर एंड डियर है और उसका बर्थडे होता है तो आपको याद रहे, वही आप जो है उसको लंबे समय तक याद रख सकते हो, दिस इज योर मेमोरी। आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक था और वो टॉपिक जो है वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है, जब जरूरत पड़ती है आप तुरंत उसको क्या कर लेते हैं? माइंड के अंदर मेमोराइज कर लेते हैं, रिमेम्बर कर लेते हैं, दिस इज योर मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब है कि कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखने की कितनी पावर है आप में, दिस इज योर मेमोरी यार, मेमोरी है ना। तो क्या है मेमोरी? तो मेमोरी का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। क्या? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। अरे किसको रिमेम्बर करने का पावर? डाटा और इंफॉर्मेशन। क्या? डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अरे पावर ऑफ रिमेम्बरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करने का पावर ही क्या है? मेमोरी है। या मैं कह सकता हूं कि पावर ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखने का पावर ही मेमोरी है। पावर ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन। अरे इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने का पावर ही क्या है? मेमोरी है। और मेमोरी को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो मेमोरी को बनाने के लिए अगर मैं बात करूं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व जरूरी है? रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ ब्रेन फॉर मेमोरी इज, तो कौन है? तो एक है हिपोकैम्पस। कौन है? हिपोकैम्पस। क्या करता है हिपोकैम्पस? तो ये शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। हिपोकैम्पस कन्वर्ट, अरे क्या करता है? कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। अरे भाई शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन? ये हिपोकैम्पस। किसको? आपकी मेमोरी को। और दूसरा यहाँ कौन जिम्मेदार होता है? दूसरा आपका होता है कॉर्टिकल सिस्टम। अरे कौन है? अरे कॉर्टिकल सिस्टम रे भैया। और कॉर्टिकल सिस्टम में कौन कौन आता है? आपका लिम्बिक सिस्टम, मैमिलरी बॉडी, और ये भी इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? ये दोनों पार्ट क्या करते हैं? आपके जो है इन्वॉल्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किसके लिए? मेमोरी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है कि मेमोरी की स्टेज कौन कौन सी है। अगर प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस ऑफ मेमोरी, अगर आपको पूछे कि प्रोसेस या आपको बोला जाए कि स्टेज ऑफ मेमोरी क्या है, प्रोसेस या स्टेज ऑफ मेमोरी क्या है,
तो क्या होता है प्रोसेस या स्टेज ऑफ मेमोरी, तो जो है यहाँ तीन बातें होती है। एक होता है सबसे पहले यानी कि एनकोडिंग, जो मेमोरी है उसका क्या होता है एनकोडिंग होता है। उसके बाद उसकी क्या होती है, उसके बाद उसका होता है स्टोरेज, और उसके बाद उसका क्या होता है रिट्राइवल। ये तीन जो वर्ड हमने लिखे इनका मतलब क्या है यार, तो इनका मतलब है कि जैसे क्या है आपके सामने ये क्या है, कोई ये आपके सामने क्या था, आप सुबह सुबह उठे, आप जैसे ही सुबह सुबह उठे आपने उठते देखा कि आसमान में कोई चमकीली चीज़ है। क्या है, कोई चमकीली चीज़ है, आपने इसको देखा, क्या किया, देखा। देखने के लिए जिम्मेदार कौन था, आई, है ना। और जैसे ही आपकी आई के ऊपर ये मैसेज गया, यहाँ से सेंसरी इम्पल्स गई, इसने क्या किया, इसको ब्रेन को दे दिया। किसको दे दिया, ब्रेन को। और ब्रेन ने क्या कर लिया, इसके अंदर इसके लिए एक न्यूरल इमेज बना लिया। क्या बना लिया, न्यूरॉन के थ्रू बना, इमेज था, दिस इज न्यूरल इमेज। क्या बन गया, न्यूरल इमेज। अब क्या किया जाएगा, जब आपने इसको देखा, पहली बार देखा, आपने देखा, आपके माइंड में पिक्चर बना, आपने किसी अपने बड़े से पूछा कि ये क्या है, और आपके बड़े किसी ने बताया कि ये क्या है, ये सूर्य देवता है। क्या है, सूर्य देवता है। तो आपको पता लग गया कि ये कौन है, ये सूर्य देवता है, और आपने याद कर लिया कि ये क्या है, सूर्य देवता। और अब जब रोज आप सुबह उठ के सूरज को देखते हो तो आपको पूछने का जरूरत नहीं है, जैसे ही आप देखते हो आपको पता चल जाता है कि ये कौन है। तो ये क्या हो गया, आपका एनकोडिंग हो गया। क्या हो गया, एनकोडिंग हो गया। क्या हो गया है, एनकोडिंग हो गया है। और एनकोडिंग का मतलब क्या है, एनकोडिंग इज कलेक्शन ऑफ डाटा। अरे आपने उस डाटा को, जो आपने अपने किसी बड़े से पूछा था ये क्या है, और उन्होंने आपको बताया कि ये तो क्या है, ये तो सूर्य देवता है बेटा, तो आपने उस डाटा को क्या कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था। दिस इज एनकोडिंग। और जब आपने उसका एनकोड किया, आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या कर लिया है, उसको जो है उसका क्या करेंगे आप, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कि आप जब उसको बार बार देखते रहेंगे तो आप क्या करते रहेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब है रिपीटेशन। क्या, कुछ जो है ये सूर्य देवता है, ये सूर्य देवता, आपने 2 3 4 बार उसको याद किया, तब जाके आपको याद रहा होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि रिपीटेशन। क्या, रिपीटेशन कर लिया आपने, रिपीटेशन ऑफ, ये क्या किसका हो सकता है, कुछ वर्ड्स का हो सकता है, कुछ सेंटेंस का हो सकता है। आपने क्या कर लिया, कुछ वर्ड का, कुछ सेंटेंस का क्या कर लिया, रिपीटेशन कर लिया साहब। कुछ डिजिट अंक हो सकते हैं, है कि नहीं, वर्ड है, डिजिट है, अंक है ना। तो आपने रिपीटेशन कर लिया। और अब क्या है, अब आपने ये बात जो है आपके मन में बैठ गई है, और जब भी आपको कोई पूछता है कि ये क्या है, तो आप तुरंत बता देते हैं ये सूर्य देवता है। दिस इज डी कोडिंग। इसको आपने क्या कर दिया है, डी कोड, यानी कि आप बता देते हैं। तो क्या करना, रिकॉल। डिकोडिंग का मतलब है रिकॉलिंग ऑफ स्टोरेज, या रिकॉलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन डाटा। इंफॉर्मेशन डाटा। जब भी आपको कोई पूछता है आप तुरंत आप बता देते हैं कि ये क्या है, सूर्य देवता। तो ये क्या है, इस तरीके से आपकी मेमोरी क्या होती है, इस तरीके से आपका मेमोरी जो है क्या हो जाता है, स्टोर होता है। इस तरीके से आपकी मेमोरी का क्या चलता है, प्रोसेस चलता है कि आप जो है किस तरीके से जो है अपनी मेमोरी को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले इमेज बना, इमेज बनने के बाद आपने इसको एनकोड कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद आपने स्टोरेज किया, स्टोरेज करके इसका क्या कर दिया, डीकोड कर दिया, है ना। तो यहाँ एक हमने वर्ड देखा है, हमने 2 वर्ड देखे हैं। यहाँ एक वर्ड हमने देखा था कि एक वर्ड हमारे सामने आया, क्या, एक वर्ड हमारे सामने आया था रजिस्ट्रेशन। एक वर्ड हमारे सामने आया था रजिस्ट्रेशन, और एक वर्ड हमारे सामने आया था रिकॉलिंग। एक जगह तो हमने लिखा कि हम रिकॉल करेंगे, और एक जगह हमने लिखा था रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या करो, अगर आपको बोल दिया जाए रिपीट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट,
जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने बोला और तुरंत मैं बोलूँ कि अभी अभी मैंने क्या बताया, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड आफ्टर मी, मेरे बाद में जो मैंने अभी अभी शब्द बोले हैं तुरंत उनको क्या करो, रिपीट करो। दिस इज नोन एज रजिस्ट्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। और अगर मैं बोलूँ कि रिपीट द नेम, अगर क्या बोल दूँ, रिपीट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट या वर्ड या सेंटेंस जो भी है उसको क्या, वर्ड दैट्स प्रीवियसली रिपीटेड बाय मी, प्रीवियसली रिपीटेड बाय मी, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोल देंगे रिकॉलिंग। तो अगर मैं बोलूं कि उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, उस बात को जो है बोलो जो मैंने अभी पीछे बोल के बताई है, दिस इज रिकॉलिंग। और मैं बोलूं कि जो मैंने अभी बोला है वो मेरे बाद में रिपीट करो, दिस इज रजिस्ट्रेशन। तो दो बातें हैं, दोनों बातों में ये डिफरेंस रहता है। तो दोनों वर्डों का मीनिंग रहता है रजिस्ट्रेशन और रिकॉल, दो बातें रहती है अलग। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी जो कितने टाइप की होती है, कौन कौन से टाइप की मेमोरी रहती है, उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी के टाइप कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ मेमोरी क्या है, तो मेमोरी जो है ये तीन टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की मेमोरी रहती है, तीन टाइप की। एक होता है इमीडिएट मेमोरी। कौन सा मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी। एक होता है इमीडिएट मेमोरी, एक होता है रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, एक होता है रिमोट मेमोरी। तीन तरीके की मेमोरी होती है। एक होता है इमीडिएट मेमोरी, है ना। इमीडिएट मेमोरीज होती है कुछ सेकंड्स के लिए होती है, इमीडिएट क्या होती है, कुछ सेकंड के लिए होती है। जो आपका रिसेंट मेमोरी है ये फ्यू मिनट्स फ्यू आवर्स के लिए होती है, फ्यू मिनट फ्यू आवर्स के लिए होती है ना। और फ्यू डेज के लिए कह सकते हैं आप। और जो रिमोट मेमोरी है ये आपकी किसके कितने टाइम के लिए होती है, मंथ्स के लिए और ईयर्स के लिए होती है, सालों और महीनों के लिए होती है और रिमोट मेमोरी। अब अगर बात करें कि ये कैसे कैसे, तो जो आपकी इमीडिएट मेमोरी है, अगर एक जो है एक टेबल बना के पढ़ते हैं हम इनको। तो तीन मेमोरी है हमारे पास में। एक हमारे पास है रिमोट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, दूसरा मेमोरी हमारे पास में है रिसेंट मेमोरी, और तीसरा हमारे पास में है रिमोट मेमोरी। अब मैं बात करता हूँ इमीडिएट के बारे में। तो इमीडिएट मेमोरी जो होती है ये इंस्टेंट रिकॉल होती है। क्या होती है, इंस्टेंट रिकॉल होती है। तुरंत याद कर लिया तो ठीक है, कुछ नहीं तो जो है वो बाद में याद नहीं आएगा। ये क्या होती है, इंस्टेंट रिकॉल होती है। इमीडिएट यानी कि तुरंत, एज सुन एज, है ना, या जस्ट एट ए टाइम, उसी समय होती है। उसके बाद अगर एक बार स्किप हो गई दोबारा ये याद में नहीं आएगी। इंस्टेंट रिकॉल, उसी समय आप इसको याद कर सकते हैं। रिसेंट मेमोरीज होती है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको क्या होना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, रिक्वायर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर अटेंशन एंड फोकस। आपको क्या करेगा, थोड़ा फोकस देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा इस पे। और ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी का क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। इस मेमोरी का लॉस जो है, मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस, लॉस ऑफ दिस मेमोरी। किस में, जब क्या होगा पर्सन के अंदर, पर्सन किसके साथ है, डिमेंशिया के साथ में, कोर्साकॉफ साइकोसिस का पेशेंट है ना। अगर पर्सन किसके अंदर चला गया है, डिमेंशिया में चला गया, लॉस ऑफ दिस मेमोरी कहाँ, डिमेंशिया में या कोर्साकॉफ साइकोसिस में,
डिमेंशिया या कोर्साकॉफ साइकोसिस जो है वहाँ क्या होता है, इस मेमोरी का लॉस होता है। कौन सी का, रिसेंट मेमोरी का। इस मेमोरी को याद करने के लिए अटेंशन और फोकस का जरूरत होता है। तीसरा जो मेमोरी है वो कौन सा है, वो है रिमोट मेमोरी। और रिमोट मेमोरी जो है इसको कॉन्शियसली याद नहीं किया जा सकता, कॉन्ट रिकॉल कॉन्शियसली, इसको कॉन्शियसली याद नहीं कर सकते। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको याद करने के लिए कैन रिकॉल थ्रू, कैसे याद होगी ये, कैन रिकॉल थ्रू, कैसे याद होगा, अगर हम क्या करें, कोई हिप्नोसिस काम में ले लें। कैन रिकॉल थ्रू कैसे, हिप्नोसिस के थ्रू, ड्रीम के थ्रू। कैन रिकॉल हिप्नोसिस, ड्रीम्स, स्लीप ऑफ टंग्स, इनसे आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो तीन तरीके की मेमोरी है, इमीडिएट, रिसेंट, रिमोट। इमीडिएट इंस्टेंट रिकॉल होती है, उसी समय कर लिया तो ठीक, नहीं तो चली जाएगी। रिसेंट का मतलब है अटेंशन का जरूरत है, फोकस की जरूरत है, याद आ जाती है। पर डिमेंशिया और कोर्साकॉफ साइकोसिस में इसका लॉस हो जाता है। और रिमोट मेमोरी कॉन्शियसली रिकॉल नहीं होती है, इसको याद करने के लिए पर्सन को जो है अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर लेके जाना पड़ता है। और जैसे जो है कहाँ याद कर सकते हैं इसको, तो अगर पर्सन हिप्नोसिस की कंडीशन में, ड्रीम्स में, स्लीप ऑफ टंग हुआ है, तो उस कंडीशन में जो मेमोरी बाहर आएगी वो कौन सी मेमोरी होगी, रिमोट मेमोरी होगी, जो बहुत लंबे समय तक जो है याद रहती है। अब क्या है कि अगर मेमोरी में प्रॉब्लम हुआ तो मेमोरी की वजह से कुछ डिसऑर्डर का अक्रेंस होगा। तो डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। मेमोरी के डिसऑर्डर हम पढ़ने जा रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, क्या होता है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो पर्सन क्या हो सकता है, भूल सकता है। पर्सन क्या हो सकता है, किसी चीज को भूल सकता है ना, याद ना उसको बंद हो सकता है। तो पर्सन क्या हो सकता है, भूल सकता है किसी चीज को, उसको हमने क्या बोला, एमनीसिया। या क्या हो सकता है, या पर्सन की मेमोरी में क्या हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं पैरामनीसिया, है ना। तो क्या होगा कि दो तरीके के डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एमनीसिया, क्या पढ़ेंगे, एमनीसिया। क्या होता है एमनीसिया, तो एमनीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। क्या, लॉस ऑफ मेमोरी। क्या होना, मेमोरी का लॉस होना, या एब्सेंस ऑफ मेमोरी बोल सकता हूं मैं, एब्सेंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का एब्सेंस होना, मेमोरी का लॉस होना, दिस इज एमनीसिया। और एमनीसिया कौन कौन से टाइप का होता है, तो एमनीसिया के अगर टाइप्स की मैं बात करूं, टाइप की बात करूं, तो कौन कौन से टाइप का रहता है, तो एक है एंटेरोग्रेड एमनीसिया, तीन टाइप का रहता है। एक होता है एंटेरोग्रेड एमनीसिया, एंटेरोग्रेड एमनीसिया। क्या होता है एंटेरोग्रेड एमनीसिया, तो एंटेरोग्रेड एमनीसिया का मतलब होता है कि पर्सन क्या हो रहा है, पर्सन की जो है नई लर्निंग जो है वो अफेक्ट होती है। पर्सन क्या होता है, जो इवेंट हुआ है उससे आगे की जो है मेमोरी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। पर्सन लॉस, पर्सन लॉस his memory after any incident। कोई इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद पर्सन ने क्या कर दिया, उससे आगे आगे की क्या कर दिया, मेमोरी को लॉस कर दिया। जैसे क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ये क्या है, एक सर्किल है जिसके अंदर क्या है, पर्सन का लाइफ साइकिल है। और इस पर्सन के लाइफ साइकिल के अंदर इस जगह पर क्या हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया। क्या हो गया, यहाँ कोई इंसिडेंट हो गया, यहाँ कोई इंसिडेंट हुआ तो पर्सन क्या कर देगा, इससे आगे की ये सारी की सारी मेमोरी क्या कर देगा,
ये सारी की सारी मेमोरी क्या कर देता है, लॉस कर देता है ना, इंसिडेंट से फर्दर। जबकि इंसिडेंट से पीछे की सारी बातें उसको क्या रहती है, इंसिडेंट से पीछे पीछे सारी चीज़ें उसको क्या रहेगी, याद रहेगी। दिस इज एंटेरोग्रेड एमनीसिया, यानी कि आफ्टर इंसिडेंट, इंसिडेंट से बाद की चीज़ें क्या कर देता है पर्सन, फॉरगेट कर देता है। और इसमें क्या होता है, पर्सन की जो न्यू लर्निंग है वो अफेक्ट होती है। पर्सन न्यू लर्निंग आर अफेक्ट, पर्सन की नई लर्निंग जो है वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। पर्सन क्या नहीं कर पाता है, अपनी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ जोड़ नहीं पाता है। पर्सन अनेबल, पर्सन अनेबल टू कनेक्ट हिज short term memory to short term memory to long term memory। पर्सन क्या नहीं कर पाता है, अपनी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाता है। उसको जो है पर्सन का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। अगर आपको पूछे एंटेरोग्रेड एमनीसिया में तो यहाँ क्या कर देता है, पर्सन लॉस, क्या, पर्सन लॉस इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। अरे पर्सन अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और जब लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या नहीं कर पाता है, वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म के साथ जोड़ नहीं पाता है। और जब जोड़ नहीं पाता है तो उसको क्या है, आगे का कुछ याद नहीं रह पाता है और उसकी नई लर्निंग अफेक्ट होने लगती है, कुछ नया नहीं सीख पाता है। तो फर्स्ट वन इज एंटेरोग्रेड एमनीसिया। नेक्स्ट हमारा है रिट्रोग्रेड एमनीसिया। सेकंड कौन सा एमनीसिया है, सेकंड एमनीसिया का टाइप रहता है रिट्रोग्रेड एमनीसिया। अरे रिट्रोग्रेड एमनीसिया, और रिट्रोग्रेड एमनीसिया क्या होता है, क्या होता है रिट्रोग्रेड। नेक्स्ट है रिट्रोग्रेड एमनीसिया। क्या है रिट्रोग्रेड एमनीसिया, तो रिट्रोग्रेड यानी कि क्या होता है, पर्सन जो अपनी पास्ट मेमोरी है उसका क्या कर देता है, लॉस कर देता है ना। तो लॉस ऑफ पास्ट मेमोरी, पर्सन की क्या है, जो पास्ट वाली मेमोरी है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और पर्सन जो है अपनी क्या कर देता है, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर देता है, खो देता है। लॉस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन का क्या कर देता है, पर्सन लॉस कर देता है। जो क्या है, दैट्स आर प्रीसीडिंग आफ्टर एनी स्पेसिफिक इवेंट, इंफॉर्मेशन दैट्स प्रीसीडिंग, जो क्या कर रही है, प्रोसीड कर रही है इसके बाद में, प्रोसीडिंग एनी स्पेसिफिक इवेंट। अपने स्पेसिफिक इवेंट के बाद में जो प्रोसीड कर रही है उसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है, रिट्रोग्रेड एमनीसिया। और एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड एमनीसिया। थर्ड हमारा जो टाइप है वो कौन है, वो है सर्कमस्क्राइब्ड एमनीसिया। तीसरा टाइप हमारा कौन सा रहता है, वो रहता है सर्कमस्क्राइब्ड एमनीसिया। क्या होता है सर्कमस्क्राइब्ड एमनीसिया, तो सर्कमस्क्राइब्ड एमनीसिया में क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, अपनी एक स्पेसिफिक मेमोरी का लॉस करता है। और स्पेसिफिक मेमोरी का लॉस करने के बाद पर्सन क्या करता है, उसमें क्या कर देता है, उस मेमोरी को, उस बात को छुपाने के लिए वहाँ क्या कर देता है, मेमोरी में जो है सॉरी उस पर्सन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मेमोरी में गैप आ जाता है। तो पर्सन क्या करता है, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी एट, लॉस ऑफ मेमोरी एट स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम पे मेमोरी का क्या हो जाता है, टाइम से या एक स्पेसिफिक क्या हो जाता है, वहाँ गैप आ जाता है, या हम कह सकते हैं कि गैप इन मेमोरी देखने को मिलती है। वहाँ क्या हो जाएगा, गैप इन मेमोरी आ जाएगा, गैप इन मेमोरी, सर्कमस्क्राइब एमनीसिया। तो क्या था कि पर्सन भूल जाता है, तीन बातें थी हमने, एमनीसिया पढ़े तीन टाइप के। इसके अलावा कई बार क्या होता है, पर्सन को जो है एक्सेसिव रिटेंशन रहने लगती है मेमोरी को, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एमनीसिया, हाइपर एमनीसिया।
और हाइपर एमनीसिया का मतलब क्या है? तो हाइपर एमनीसिया का मतलब होता है कि पर्सन को क्या होना, मेमोरी का एक्सेसिव रिटेंशन या रिकॉल होने लगता है, ज़्यादा मेमोरी का याद रहना, एक्सेसिव रिटेंशन, एक्सेसिव रिटेंशन या रिकॉल ऑफ मेमोरी, एक्सेसिव रिटेंशन या रिकॉल ऑफ मेमोरी। पर्सन में क्या हो जाती है, जो मेमोरी है वो कुछ ज़्यादा याद रहने लगती है, ज़्यादा रिटेन कर जाती है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलती है सीन इन पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। पर्सन के अंदर जो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया है वहाँ देखने मिल सकती है। इसके अलावा ओसीडी का पेशेंट है, मेनिया का पेशेंट है, उनमें देखने को मिलती है। ओसीडी है, मेनिया है, इन कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है क्या? पैरामनीसिया। और पैरामनीसिया में क्या क्या आता है? तो हाइपरमनीसिया है ना। तो हाइपरमनीसिया का मतलब है एक्सेसिव रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ मेमोरी। और ये कहाँ होती है? पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया या ओसीडी या मेनिया के पेशेंट में देखने को मिलती है। थर्ड टाइप जो मेमोरी का रहता है वो रहता है पैरामनीसिया, तीसरे टाइप का मेमोरी। और तीसरा टाइप ऑफ मेमोरी कौन है? पैरामनीसिया। और पैरामनीसिया का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस आ जाना मेमोरी के अंदर, फॉल्स कलेक्शन हो जाना इंफॉर्मेशन का मेमोरी के अंदर। तो अगर क्या हो रही है? डिस्टरबेंस ऑफ मेमोरी, पैरामनीसिया इज डिस्टरबेंस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का डिस्टरबेंस होना, या मैं कह सकता हूं फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी, मेमोरी की क्या होना? फॉल्स कलेक्शन हो जाना। है ना। तो क्या है? फॉल्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा लिखिएगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं पैरामनीसिया। और पैरामनीसिया में कौन कौन से डिसऑर्डर देखने मिलते हैं? तो पैरामनीसिया में आपको देखने मिल सकता है, एक होता है कॉन्फाबुलेशन, पैरामनीसिया डिसऑर्डर हमारा, और डिसऑर्डर का नाम है कॉन्फाबुलेशन। क्या होता है कॉन्फाबुलेशन? व्हाट इज कॉन्फाबुलेशन? कॉन्फाबुलेशन है क्या, ऐसा हमने बताना है। तो कॉन्फाबुलेशन क्या होता है? कि कॉन्फाबुलेशन का मतलब है कि पर्सन क्या करता है, पर्सन अपनी जो मेमोरी है उसको क्या कर देता है, जो मेमोरी में क्या हो जाता है, इसकी गैप आ जाता है, और उस गैप को किससे भर देता है? अपने खुद के इवेंट से। जैसे क्या है, ये क्या है? पर्सन का कोई मेमोरी का साइकिल है, एक पर्सन के मेमोरी का क्या है? साइकिल है। और इस साइकिल में क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? ये गैप आ गया। क्या आ गया? ये जो यहाँ पर है ये क्या हो गया? गैप आ गया। यहाँ क्या हो गया? इसमें गैप आ गया बीच में। अब क्या है कि ये पर्सन क्या करेगा? इस गैप को फील करेगा। क्या करेगा? इस गैप को क्या करेगा? फील करेगा। तो इसको फील कैसे करेगा? तो ये गैप जो है फील करने के लिए पर्सन क्या करता है? गैप फील बाई, पर्सन क्या करेगा? इस गैप को फील करेगा। किसके लिए? मेक सेल्फ इस्टीम, कि खुद की कहीं इज्जत खराब ना हो जाए, मेरी रिस्पेक्ट खराब ना हो जाए, इससे बचने के लिए वो क्या करेगा? इस गैप को फील करेगा। और फील करने के लिए वो क्या करता है? अपनी मन गणत कहानी बनाता है, ओवन क्रिएटेड, खुद से क्रिएट करके क्या कर देगा? वहां पे कुछ बातें डाल देगा इस गैप के अंदर। और ये जो है इसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्फाबुलेशन। तो क्या होता है कॉन्फाबुलेशन? तो कॉन्फाबुलेशन का मतलब है कि पेशेंट को क्या हो गया है? पेशेंट को मेमोरी में क्या हो गया? गैप आ गया। तो फिलिंग द गैप ऑफ मेमोरी, filling the gap of memory by false या ओवन क्रिएटेड, बाई फॉल्स या ओवन क्रिएटेड इवेंट्स, खुद के क्रिएट किए हुए इवेंट से क्या करना? अपनी जो मेमोरी में गैप आ गया था उसको भरना क्या है?
कॉन्फाबुलेशन, और ये किसमें देखने को मिलता है, तो मोस्टली सीन इन एल्कोहलिक पेशेंट। जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, ये देखने को मिलता है, क्या, कॉन्फाबुलेशन। नेक्स्ट दूसरा टाइप है और वो है देजावू। क्या, देजावू क्या होता है देजावू, तो देजावू का मतलब है कि पर्सन को दो बातें होती है, एक तो होता है देजावू और एक होता है जामिसवू। दो चीज़ें होती है यहाँ, एक होता है देजावू और एक होता है जामिसवू। दो चीज़ें, क्या होता है देजावू और क्या होता है जामिसवू। तो देजावू का मतलब है कि पर्सन को क्या होता है, जो कुछ अनफेमिलियर चीज़ें होती है वो भी क्या लगती है, फैमिलियर लगती है ना। पेशेंट फील sense of familiar with unfamiliar person या circumstances। पर्सन क्या है, पर्सन को फैमिलियर फील होता है जबकि वो अनफैमिलियर होता है तो भी। और दूसरा कंडीशन है जामिसू। जामिसू क्या है, पर्सन को क्या होता है, सेंस ऑफ अनफैमिलियर फील होता है फैमिलियर सीन और सर्कमस्टेंस के साथ। सेंस ऑफ अनफैमिलियर विद फैमिलियर सीन या सर्कमस्टेंसेस। तो पर्सन को क्या है, एक होता है देजावू, एक होता है जामिसू। देजावू का मतलब है पेशेंट क्या फील करता है, पर्सन फील करता है सेंस ऑफ फैमिलियर विद अनफैमिलियर, यानी कि कोई चीज़ जो खुद की नहीं है फिर भी उसको ऐसे लगता है कि ये चीज़ मेरी अपनी है, दिस इज देजावू। और जामिसू का मतलब है कि जो हमारी है वो भी हमें जो है हमारी नहीं लगती है, पराई लगती है, दिस इज जामिसू, है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है मेमोरी से रिलेटेड कुछ और डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, कुछ अदर डिसऑर्डर्स। और मैं अदर डिसऑर्डर के बारे में बात करूं तो अदर डिसऑर्डर क्या हो सकता है, तो अदर डिसऑर्डर हो सकता है कि पर्सन क्या हो जाए, किसी चीज़ को पहचानना भूल सकता है। क्या हो सकता है, किसी चीज़ को पहचानना भूल जाए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एप्रैक्सिया। क्या बोलते हैं, एप्रैक्सिया। पर्सन क्या नहीं कर पाए, सॉरी, तो क्या है कि पर्सन क्या करना भूल जाता है, किसी जो है जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, उसका फंक्शन भूल जाता है। क्या हो जाए, unable to identify function of things, ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का अगर क्या हो गया है, कोई पर्सन जो है वो क्या हो गया, उसका फंक्शन भूल गया है, उसका काम पहचानना भूल गया है, दिस इज एप्रैक्सिया। और अगर हम क्या भूल जाएं, अगर ऑब्जेक्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं, वी अनेबल टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को पहचानना भूल जाएं तो वो क्या है, एग्नोसिया है। और अगर उसका काम पहचानना भूल जाएं, दिस इज एप्रैक्सिया। और अगर आप किसी पर्सन का नाम याद नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज नोन एज लिथोलॉजिया। एक नया टर्म आ गया सामने, लिथोलॉजिया। क्या होता है लिथोलॉजिया, अनेबल टू रिकॉल या रिमेंबर द नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन is known as लिथोलॉजिया। तो अगर क्या है, कुछ अदर डिसऑर्डर रहते हैं मेमोरी से रिलेटेड, एप्रैक्सिया, एग्नोसिया एंड लिथोलॉजिया। अगर आप किसी चीज का फंक्शन नहीं पहचान पाते हैं ऑब्जेक्ट का, दिस इज एप्रैक्सिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ही पहचानने में आप अनेबल हो रहे हैं, दिस इज एग्नोसिया। और अगर आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, अगर किसी पर्सन का नाम जो है याद नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज लिथोलॉजिया। तो आज का क्लास हमारा यही रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे, इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, है ना, इन सभी बातों के बारे में, नॉर्मल क्या होते हैं, अबनॉर्मल क्या होते हैं, तो सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।